चलिए आज क्विज सीरीज को रोक रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। आज जीव विज्ञान को शुरू करते हैं, बायोलॉजी को, जिसमें आरओ की परीक्षाओं में जो होता है बायोलॉजी का बड़ा रोल होता है। तीनों साइंस जो होता है 3 दिन में हम समाप्त करेंगे आपको, बस आप धैर्य रखिए, ठीक है। और हम लोग जो होता है तीनों साइंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है इस मैराथन क्लास में आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले जीव विज्ञान के सामान्य परिचय शुरू करें, इंट्रोडक्शन की बात करें तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। आपको पता है जीव विज्ञान में बायोलॉजी शब्द जो होता है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो होता है लैमार्क या ट्रेविनेरस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लैमार्क या ट्रेविनेरस ने 1802 में किया था। जंतुओं का अध्ययन जो होता है जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, और पादपों का अध्ययन जो होता है वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, इनको भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, वनस्पति विज्ञान भी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो हम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोलॉजी, इस तीनों का अध्ययन हम जीव विज्ञान में करेंगे। तीनों का तीनों अध्ययन हम इस जीव विज्ञान में हम करेंगे। इसके बाद भौतिकी विज्ञान का अध्ययन करेंगे। चलिए क्लासिफिकेशन आप जो होता है देखेंगे, वर्गीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण कई बार क्वेश्चन पूछा है और इसका व्याख्या किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोलस। नोट करेंगे, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। किसने, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार जीव का वैज्ञानिक नाम वंश और जात से मिलकर बना होता है। हर जीव का, चाहे आप देखिए होमो सेपियंस, होमो और सेपियंस दो चीज़ होते हैं मानव का, ठीक है। उसी प्रकार से जो एक वंश प्रकट करता है दूसरी जात प्रकट करता है। तो वंश और जो होता है जात से मिलकर के बने होते हैं, जैसे मेंजकी इंडिकीफेरा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मेजिफेरा इंडिका यहाँ पर, और ये देखिए दो नाम होते हैं, मेजिफेरा इंडिका, देख रहे हैं ना। तो एक तो वंश प्रकट करता है, दूसरे जो होते हैं उसकी जात प्रकट करता है। आप नाम सुने होंगे R.H. व्हिटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में जो होता बांटा था। कितने, 5 जगत में बांट करके अध्ययन किया था। नोट करेंगे 5 जगत में बांटा, कौन कौन से, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 जगत में बांटे थे। कौन, R.H. व्हिटेकर ने, ठीक है, R.H. व्हिटेकर ने जो होता बांटे थे। अब सबसे पहले मुनेरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखिए आरओ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आप ध्यान रखेंगे। मैराथन क्लास आप देखिएगा, जीव विज्ञान का आज हम पढ़ा रहे हैं, 100% बता रहे हैं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मुनेरा मतलब इस जगत में जीवों के संगठित केंद्रक और कोशिकांगों का अभाव होता है। मुनेरा जगत में जो होता है जीवों में केंद्रक और कोशिकांगों का अभाव होता है, मतलब जो मुनेरा जगत में होते हैं उसमें केंद्रक और कोशिका नहीं पाए जाते। प्रोटिस्टा जगत की बात करें हम, इसमें जो होता है कोशिकाओं में जो यूकैरियोटिक जीव रखे जाएँ, जो यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं, और ये एग्जाम्पल भी देखते रहिएगा। यूकैरियोटिक जीव रखे गए जैसे एक कोशिकी शैवाल हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, डायटम हुआ, ये सब जो होते हैं एक कोशिकीय जीव रखे जाते हैं, इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, ठीक है। कवक फंजाई की बात करें, ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कौन होते हैं, विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कोशिका भित्त जो होता काइटिन की बनी होती है। जो कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्त किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इनके शरीर जो होता है कवक तंतुओं का बना होता है, जैसे ईस्ट, मशरूम, ठीक है, पेनिसिलियम, ये सब क्या है, कवक हैं। नोट करेंगे ईस्ट, आप एग्जाम्पल से नोट कर लीजिएगा, ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम, नोट करेंगे, ये सब क्या है, कवक हैं, फंजाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, कवक और फंजाई, कवक भी फंजाई पूछा गया है कई बार, ठीक है। और प्लांटी भी पूछा गया था, ठीक है, आपसे एग्जाम में प्लांटी भी पूछा गया था। प्लांटी जो होता है इस जगत में सेलुलोज की कोशिका भित्त जो होता है युक्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। कौन सा, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित का प्रयोग करते हैं। इस जगत को जो होता है थैलोफाइटा, नोट करेंगे, थैलोफाइटा शैवाल, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी में बांटा गया है। नोट करेंगे इस जगत में सेलुलोज को कोशिका भित्त युक्त जो होता बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता पर्णहरित जो होता का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे थैलोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में जो होता है बांटे गए। नोट कर लीजिएगा। प्लांटी पूछा गया, एनिमेलिया थे इसी बार पूछा गया था। आरओ में क्वेश्चन में एनिमेलिया इसी बार पूछा गया था और पीसीएस 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था एनिमेलिया से क्वेश्चन का। ठीक है, देखेंगे इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकी विषमपोषी जीवों को रखा गया। यूकैरियोटिक बहुकोशिकी और विषमपोषी जो होता है जीव को रखा गया है। इन कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इनमें क्या होती है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये अकशेरुकी और कशेरुकी में बांटा गया है। नोट करेंगे ये अकशेरुकी और कशेरुकी में जो होता है बांटा गया है एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया में ही जो होता है हम लोग आते हैं, कंगारू भी आता है इसमें। ठीक है, मानव इसमें भी आ जाता है एनिमेलिया में। ठीक है, मैमेलिया प्रजाति जानते हैं, मैमेलिया वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैमथ हाथी होती है, एक मैमथ होती है, उसके बारे में पूछा गया। आगे वनस्पति विज्ञान में सब पढ़ेंगे हम लोग। वायरस, विषाणु, अति सूक्ष्म सूक्ष्म परजीवी, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं जो केवल क्या होते हैं जीवित कोशिकाओं के अंदर सक्रिय होते हैं। विषाणु जो होता है जीवित कोशिकाओं के अंदर ही सक्रिय होते हैं। विषाणु की खोज जो होता है इवानोवास्की ने 1892 में तंबाकू में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, विषाणु की खोज जो होता है इवानोवास्की ने 1892 में तंबाकू में किया गया है। देखिए अभी 200 क्वेश्चन 2000 जो होता है 2011 से लेकर के 2023 तक ले जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, आरओ में पीसीएस में नीचे क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम उसका व्याख्या कराएंगे। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, पहले इसको पढ़ लें फिर इसको हम देखेंगे आप लोग। तो चलिए देखेंगे आप लोग। 110 लाना है समीक्षा में, कभी फेल नहीं होना, बस इतना जानिए। तो यहाँ पर जो था विषाणु की खोज इवानोवास्को ने 1892 में तंबाकू में किया था। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया की बात करें। जीवाणु अति सूक्ष्म सरल एक कोशिकी सर्वव्यापी प्रोकैरियोटिक जीव तथा इन जीवों को जो होता है जीवाणु नाम कौन सा एहरेनबर्ग द्वारा 1829 में दिया गया था। ठीक है, एहरेनबर्ग द्वारा 1829 में दिया गया था जीवाणु बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणुओं का नाम किसके द्वारा दिया गया? एहरेनबर्ग 1829 में दिया गया था। तो दोनों नोट करेंगे, एक यहाँ से नोट करेंगे लाइन, ये इधर लाइन नोट कर लेंगे। ठीक है, ये कशेरुकी में बांटा गया, इसको नोट करेंगे और प्लांटी में ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए लिए। आगे चलिए थोड़ा से हम जीव विज्ञानियों के शाखाओं का बस 1 मिनट लगेगा। जैसे एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन करते हैं, सेरीकल्चर में रेशम कीट करते हैं, पीसीकल्चर जो था मछली के पालन का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी का अध्ययन किया जो था कवकों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, फाइकोलॉजी की जो था शैवालों का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी के अंतर्गत, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन मिलान करने के लिए आएगा, जान लीजिएगा। अर्थिनोलॉजी जो होता है एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों का अध्ययन करता है। इक्थियोलॉजी जो होता है मछलियों का अध्ययन करता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्थियोलॉजी ये जो होता है मछलियों का अध्ययन करता है। ठीक है, यहाँ देखिए मछलियों का अध्ययन कर रहा है, यहाँ मत्स्य पालन का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ मत्स्य पालन पीसीकल्चर मत्स्य पालन का है और मछलियों का अध्ययन जो होता है इक्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंटिमोलॉजी जो होता है नोट करेंगे, एंटिमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन करता है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी जो होता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करता है। ऑफियोलॉजी जो होता है सर्पों का अध्ययन करता है। सारोलॉजी जो होता है छिपकलियों का अध्ययन करता है। नोट करेंगे सिल्वीकल्चर जो होता है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन करता है। सिल्वीकल्चर जो होता है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन करता है। नोट करेंगे काष्ठी पेड़ों का अध्ययन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे सेल और जो होता है ऑर्गेनेल्स जो होता पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलेंगे ऑर्गेनेल्स पढ़े। कोशिका और कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चलेंगे। सभी जीवधारियों पर जो होता शरीर जो होता कोशिका जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, बहुकोशिकी, अधिकांश पादप जो होता है जंतु या इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को हम सेल कहते हैं। आपके भी शरीर में देखेंगे कोशिका जो जिसमें रोमे छिद्र दिखाई देती है, आपकी त्वचा पे जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रही है वही सेल होती है। ठीक है, आपकी त्वचा पे जो होता है छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना हाथों में, तो यहाँ पर देखेंगे वही कोशिका होती है। कोशिका का रहना बहुत ज़रूरी होता है, सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो होता है, रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज की थी। नोट करेंगे, रॉबर्ट हुक जानते होंगे 1665 में कोशिका की खोज की थी। और अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया,
माइक्रोग्राफिया में कोशिका का नाम दिया था, माइक्रोग्राफिया में कोशिका का नाम दिया था। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नोट करेंगे, कोशिका जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक और कार्यात्मक, हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोशिकाएं आपके शरीर में, ठीक है। तो ये जो होती है इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है। अपनी पुस्तक किसमें? माइक्रोग्राफिया में जो होता है इन्होंने खोज की थी। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन का नाम सुने होंगे। 1838 में जो होता है वनस्पति विज्ञान की खोज किसने किया था? शास्त्री स्लाइडेन 1838। जंतु विज्ञान स्वान 1839। नोट करेंगे, जंतु विज्ञान शास्त्री जो होते हैं स्वान है 1839 में। कोशिकावाद प्रस्तुत किए थे। तो कौन कौन जान गए? वनस्पति के स्लाइडेन और जंतु विज्ञान के स्वान 1838 1839 हो गया। नाम सुने होंगे, रडोल्फ विर्चो ने बताया है कि सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनती है। किसने बताया? रडोल्फ विर्चो, नाम सुने होंगे। रडोल्फ विर्चो ने बताया कि सभी जो होती है नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपको पढ़ाया गया होगा। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन, अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उदाहरण पादप एवं जंतु कोशिका, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कौन कौन होते हैं? जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये उपस्थित होते हैं उदाहरण के तौर पर, देख लीजिए। हो गया, आगे चलेंगे। कुछ जीवों में जो तक गुणसूत्र की संख्या पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्केरिस में 190 होती है, ठीक है। मेगासिफिलिस में अनगिनत पाई नहीं जाती, पता नहीं कितनी पाई जाती है। अमीबा में 250 है, मटर में 14 है, मक्का में 20 है, मेढक में 26 है, चिंपैंजी में 48 है, गोरिल्ला में 48 है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, चिंपैंजी और मिलान करने के लिए आएगा आपको, ठीक है। मानव में जो होता है 46 है, घरेलू मक्खी में 12 है, बिल्लियों में 38 है, चूहा में 40 है, गेहूं में 42 है, आलू में 48 है, घोड़ा में 64 है, कुत्ता में 78 गुणसूत्र। नोट करिए, ये गुणसूत्रों की संख्या क्वेश्चन मिलान करने के लिए आएगा। एस्केरिस 190 है, अमीबा 250 है, सबसे ज़्यादा अमीबा में पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा अमीबा में पाया जाता है। फिर मटर में सबसे कम जो होता है घरेलू मक्खी में पाया जाता है। मटर में जो होता है देखेंगे, मटर में 14, मक्का में 20 है, मेढक में 26 है, चिंपैंजी और गोरिल्ला इसमें जो होता है 48 पाए जाते हैं, जबकि मानव में केवल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में 12 पाए जाते हैं, बिल्लियों में जो होता है 38, चूहे में 40 होते हैं, जो तक गेहूं की अगर देख लेते हैं तो 42 होते हैं, आलू के देखेंगे तो 48 होते हैं, घोड़ा के देखेंगे तो 64 होते हैं और कुत्ता का देख लीजिए 78 होते हैं। ये गुणसूत्रों की संख्या याद कर लीजिए, आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, घबराइए मत, पूरे के पूरे जो होता पढ़ाएंगे आपको। इस बार आरओ टॉप करना है तो करना है। चलेंगे आगे, देखिए क्वेश्चन को। लाइसोसोम देख रहे हैं, लाइसोसोम में जो होता है जल अवघटनीय एंजाइम जैसे प्रोटियस, फास्फेट, राइबोन्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइड आदि पाए जाते हैं। लगभग 5 pH पर कार्य करता है लाइसोसोम। कितना? 5 pH पर कार्य करता है। 60 किलोग्राम मनुष्य में जो होता है 60 गुणे 10 की पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इतनी कोशिकाएं पाई जाती हैं 60 किलोग्राम के मनुष्य में। नोट कर लीजिए कितनी कोशिकाएं पाई हैं। 60 गुणे 60 मल्टीपल 10 की पावर 15, ठीक है। एक समान कोशिकाओं में जो होता है 10 UM अमाप होती हैं। एक समान कोशिकाओं का भार जो होता है 1 नैनोग्राम होता है। एक कोशिका जो होती कितना? 1 नैनोग्राम के बराबर। आपकी जो सेल कोशिका होती है उसका भार देखा जाए 1 नैनोग्राम होता है। शुतुरमुर्ग अंडे की कोशिका का भार अगर देखा जाए तो 3.3 पाउंड होता है। मतलब शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़ा कोशिका पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में जो होता है सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, 3.3 पाउंड होता है। समझ रहे हो ना? 1 पाउंड में लगभग 60 ग्राम से ऊपर होता है। तो जहाँ नैनोग्राम में आपकी कोशिकाएं, वहाँ सोचो शुतुरमुर्ग के अंडे में कितनी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। आगे देखेंगे,
देखिए कोशिकांग, खोजकर्ता और कार्य देखेंगे। हरित लवक की खोज किसने किया था? हेकल ने किया था। प्रकाश संश्लेषण और भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी में बोला जाता है। अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक, इसको खोज हेकल ने किया था। प्रकाश संश्लेषण और भोजन का निर्माण करता है। अब यही क्वेश्चन आप उठा कर पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर, समीक्षा अधिकारी का प्रीवियस ईयर पेपर पूछेगा हरित लवक, देखिए पूछा गया कि नहीं, यही पूछा गया, हरित लवक ही पूछा गया था आपको, ठीक है। और कहा गया था लॉजिक में क्वेश्चन पूछा गया था तर्क में कि क्या इसकी खोज हैकल ने किया था, ठीक है। बहुत सारे लड़कों का गलत हो गया था, लेकिन अब आप गलत ना करिए, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो था कॉलिकर ने किया था, ठीक है। खोज कोशिकीय शोषण और एटीपी का निर्माण करता है। अंत इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहा जाता है हिंदी में अंतःप्रदवी जलिका, ठीक है, अंतःप्रदवी जलिका, इसकी खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। प्रकाश संश्लेषण में लिपिड, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड संश्लेषण में किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे गाल्जी काय, गाल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी, नोट करेंगे कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी की था। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, हार्मोन स्रवण, ठीक है, पदार्थों का संचय और स्थानांतरण करता है कैमिलो। आगे देखिए कोशिका भित्ति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज किया था। यह सेलुलोज की बनी होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेट्रेट मध्य जो होता है पटिलका कोशिकाएं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। नोट कर लेंगे रॉबर्ट हुक। ज्योद्रव की खोज किसने किया था? प्रोटोप्लाज्मा, नोट करेंगे पुरकिंजे, नोट करेंगे ज्योद्रव पुरकिंजे, जीवन की भौतिक आधारशिला है ज्योद्रव, ठीक है। आगे चलेंगे कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता था, फ्लूइड जो था कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने किया था। यह आकृति प्रदान करना और पदार्थों का आदान प्रदान करना, आकृति प्रदान करना और पदार्थों का आदान प्रदान करना, ठीक है। क्वांटासोम, क्वांटासोम की खोज किसने किया था? पार्क और पोर ने किया था। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था, पैलेट ने किया था। प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तारक काय जो होता है टी विबोरी ने किया था। कोशिका विभाजन के समय एस्टर एक्स किरणों का विकास करना। लाइसोसोम की खोज जो होता है डी डूबे ने किया था। वाय कोशिका पदार्थों और आंतरिक कोशिका पदार्थों का पाचन और आत्महत्या की थैली, नोट करेंगे। वाय कोशिका पदार्थों तथा आंतरिक कोशिका पदार्थों का पाचन करता है और आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। याद रखना डी डूबे ने खोज किया था। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पराक्सीसोम क्या होता है? टालबर्ट ने खोज किया था। प्रकाश शोषण के लिए जाना जाता है। सूक्ष्म नलिकाएं जो होता है रॉबर्ट्स ने खोज किया था। सीलिया, कशाभिका, तारक का कोशिका संचालन का निर्माण करता है। न्यूक्लियस केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, ठीक है, कोशिका का नियंत्रण करता है। केंद्रिका न्यूक्लियस जो था फोंटाना ने खोज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। फोंटाना ने खोज किया था। आरएनए एवं राइबोसोम का संश्लेषण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, केंद्रक, केंद्रिका और गुणसूत्र क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाल्टेयर ने किया था। जनिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। जनिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहता है। किसने किया था? वाल्टेयर, नोट करेंगे वाल्टेयर। हो गया। चलिए डीएनए एवं आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में मिलती है, ठीक है। डीएनए की जो अधिकांश सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाई जाती है? केंद्रक में होती है, जबकि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए का कार्य आपसे क्वेश्चन आरओ में पूछा जाता है। ये सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक है। जीन की इसकी इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है, नोट करेंगे। ये सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक है। जीन इसकी इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण में ये नियंत्रण करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है, ठीक है। अब देखिए डीएनए के द्वारा ही जो होता है सब कुछ पता भी लगाया जाता है, ठीक है। माता पिता का जो होता है लक्षणों को जो होता है डीएनए टेस्ट आप जानबे करते हैं कहाँ कहाँ काम आता है, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। जो समीक्षा के अधिकारी करते हैं डीएनए टेस्ट के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। आगे देखेंगे
आरएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में आरएनए की जो होता है श्रृंखला डीएनए की एक श्रृंखला जो होती है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार अस्थायी डीएनए आरएनए संकरण का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर यूरेसिल, नोट करेंगे, यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की जो होता समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस थोड़ा से देख लीजिएगा, अंतर क्या होता है डीएनए आरएनए में। अगर अंतर आप जान गए तो किसी भी क्वेश्चन को आप जान जाएंगे। ठीक है, ये ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। डीएनए जो होता है डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, इसमें बेस में जो होता है, इसके बेस में एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए में, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में केवल जो होता है थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, इस बेस में जहाँ थायमीन होता है वहाँ यूरेसिल आ जाता है। बस समझ लीजिए आरएनए में यूरेसिल आ जाता है, थायमीन नहीं पाया जाता है और सब पाया जाता है। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। ये जो होता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है, जबकि डीएनए सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, तो चलिए शरीर क्रिया विज्ञान में आप बता दें, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जो होता है अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जक, तंत्रिका, अंतःस्रावी तंत्र उपस्थित होते हैं। यही तो क्रिया विज्ञान है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। और समान कोशिकाओं जब छोटे छोटे कोशिका मिलकर बनते हैं तो उसे क्या ऊतक बनती है, और ऊतक मिलकर के क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, और जब अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं। मानव के शरीर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र से है। ठीक है, तो हम इसमें पहले क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन और डाइजेशन। ठीक है, भोजन और पाचन की बात करेंगे। नोट करिए, पोषक पदार्थों में क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, खनिज हुआ, जल की ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषक पदार्थ कहलाती है। पोषक पदार्थ क्या कहलाती है? अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल। ठीक है, मतलब पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषक पदार्थ कहलाती है। वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं वे पोषक पदार्थ कहलाते हैं। सीधे सीधे दो परिभाषाओं में कोई भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन संपादन आवश्यक होते हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पीसीएस और आरओ में दोनों जगह जो होता है कार्बोहाइड्रेट पूछा गया। 4 स्टार का सवाल दीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आरओ के लिए भी, पीसीएस के लिए भी। कार्बोहाइड्रेट में 3 अणुबंध होते हैं, देखेंगे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया CHO, देख रहे हैं। इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1:2:1 से बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये पदार्थ जो जल अपघटन के द्वारा पॉलीहाइड्रॉक्साइड, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट में। बस इतना आप केवल याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। इनका अनुपात कितना होता? 1:2:1। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गलत मत करिएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनका निर्माण करते हैं। पहली दिन ली कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनका निर्माण करते हैं। ये प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से जो होता है 4 किलो ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट करेंगे, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका दूसरी बार पूछा गया था आरओ में।
मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। मोनोसेक्राइड में क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज पाए जाते हैं। डाइसेक्राइड में क्या होते हैं? सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज, ये डाइसेक्राइड होते हैं। नोट कर लीजिएगा। विकल्प में देता मोनोसेक्राइड इनमें से कौन है, डाइसेक्राइड इनमें से कौन है, गलत मत करिएगा। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज डाइसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है, यहाँ लैक्टोज है, यहाँ गैलेक्टोज है, ठीक है, मोनोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं? सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन, ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये जो होते हैं पॉलीसेक्राइड होते हैं। ये तीनों का आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा, मिलान करने के लिए पूछ सकता है, विकल्प में सीधे सीधे फैक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत देख लीजिए। मुख्यतः स्रोत फल मतलब केला, आम होता है, ठीक है। अनाज में चाहे तो गेहूँ, चावल, मक्का खा सकते हैं। शर्करा में चाहे तो शहद, गन्ना, चुकंदर और जैम खा सकते हैं। रोटी, दूध आदि में कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा बच्चों और वयस्कों में मोटापा आ जाता है। याद रखना, अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेते हैं तो बच्चों और वयस्कों में मोटापा आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट DNAL के रूप में पाया जाता है, लेकिन प्रकृति में शर्करा D रूप में होती है। D फ्रक्टोज की सबसे मीठी शर्करा होती है। नोट करेंगे, D जो होता है, D फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठी शर्करा होती है। D फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मछली और मुर्गे को छोड़कर अधिकांश जंतु जो होता है संतृप्त वसा अम्लीय धनी होते हैं। नोट करेंगे, पादप वसा असंतृप्त वसीय अम्लीय होता है। असंतृप्त वसा अम्लीय की तुलना में संतृप्त वसा अम्लीय अधिक हानिकारक होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति में D अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नोट करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 थोड़ा सा देख लीजिएगा। वसीय अम्ल मछली, जेलफिश, भांग तेल, सोया तेल, सूरजमुखी, पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, कद्दू के बीजों में पाए जाते हैं। कौन? ओमेगा 3, ओमेगा 6 वसीय अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा और लिपिड्स, फैट और लिपिड, ठीक है। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शरीर में वसा का संश्लेषण किनके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया करती है। रासायनिक दृष्टि से ये लिपिड वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर ग्लिसराइड्स होते हैं। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखिएगा, 1 ग्राम अगर वसा खाते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। वसा का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है। नोट करेंगे, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देते हैं, खाद्य पदार्थों को स्वाद उत्पन्न करता है, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है ये वसा, ठीक है। वसा का स्रोत क्या है? कहाँ से आप वसा पाएंगे? आपको पता है, मछली का तेल, घी, वनस्पति तेल, ताड़ का तेल, जंतु वसा, मक्खन, बादाम खाइए, ठीक है। ये त्वचा से नीचे जमा होकर ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। ये त्वचा के नीचे क्या होता है? जम जाता है और बाहर टेम्परेचर को नहीं निकलने देता है वसा। वसा का सोर्स नोट करेंगे, सोर्स ऑफ फैट्स कहाँ पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब देखिए प्रोटीन की बात करते हैं। क्या उनसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है प्रोटीन। इसके कमी से जो होता है बच्चों में रोग हो जाता है, एक क्वाशियोकर। नोट करेंगे, क्वाशियोकर रोग होता है, ठीक है। जो क्वाशियोकर रोग होता है और मरासम्स नामक रोग भी होता है। ये बच्चों में क्वाशियोर होता है, लेकिन वयस्कों में मरासम्स नामक रोग होता है, ठीक है। ये बच्चों में नहीं, ये वयस्कों में होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था बर्जीलियस ने किया था। नोट कर लीजिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। ये अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है
अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्लों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ठीक है। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन निर्मित होती है। जो मनुष्य होते हैं उसके शरीर में 15% भाग क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रथम वर्गीय फूड प्रोटीन सभी आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं, जैसे दूध खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, मांस खा लीजिए, मछली खा लीजिए, सोयाबीन, इसमें प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है। प्रोटीन की में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना होती है। याद रखना, प्रोटीन में क्या होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना पाई जाती है। किसमें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है। प्रोटीन का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। प्रोटीन का कार्य, ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। नोट करेंगे, कोशिकाओं, जीवद्रव्य, ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये जैव उत्प्रेरक, जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। ये आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संभार में भी सहायक होते हैं। नोट करेंगे, ये आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। तीसरा वाला देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा वाला भी पूछा गया, जैव उत्प्रेरक या जैव नियंत्रक के रूप में काम करता है कौन, प्रोटीन। ठीक है। जैव उत्प्रेरक, जैव नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये दोनों एग्जाम लॉजिक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। प्रोटीन के स्रोत, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप प्रोटीन के स्रोत, ठीक है, दाल खा लीजिए, मछली खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, पनीर, दही खा सकते हैं। अब प्रोटीन के बाद जो होता है विटामिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट लिए आप, प्रोटीन लिए, अब आप शरीर में क्या लीजिए, विटामिन को लीजिए। विटामिन की आविष्कार फंक ने 1911 में किया था, सभी लोग जानते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक, 1911 में किया था। विटामिन भोजन का जटिल कार्बनिक यौगिक है जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु सूक्ष्म मात्रा में शरीर के उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया, पहला वसा में घुलनशील और जल में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी देखिए आप याद करिए। ADEK क्या करता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ADEK जो बच गया वो जल में है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी। बी कम्प्लेक्स में बहुत होता है, B1, B2, B3, B6, B4, B12 तक ले होता है, तो इसलिए हम कहते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स। ठीक है। ये जल में घुलनशील है और विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है। ADEK वसा में, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो समीक्षा के लिए हमने क्या बताया, 110 क्वेश्चन हम देंगे, कहीं से देंगे, आपको देंगे, पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे 110। ठीक है। ज़्यादा नहीं, इस जून के पहले हम पढ़ा देंगे आपको। टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे हम लोग। ठीक है। अब टेस्ट सीरीज लगाइएगा, 45 दिन जो बाकी है, अब इसी में जो होता है हमको पूरा तय करनी अपनी ज़िंदगी का रस जो होता है हमको किसी भी तरह। अब तो परीक्षा टलेगी नहीं, जान लीजिए पूरी 1 साल से हम लोग जो 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल में परीक्षाएँ हो रही हैं, सोच लो 1.5 साल से ऊपर हो गई परीक्षाएं। अब जो होता है मेहनत करिए, पेपर बहुत हार्ड बनेगा। चलिए, प्रियंस प्रोटीन गलत कुंडलाने से बनने वाले वे कण हैं जो भेड़ बकरी के स्क्रेपी रोग, मानव में कुर्जवेल्ट जो होता है, फेल्ट जैकोब रोग पैदा करते हैं। कौन, प्रियंस प्रोटीन। ठीक है। कोलेजन जंतु जगत की, जबकि रूबिस्को पादप जगत की प्रोटीन होती है। नोट करेंगे, जो कोलेजन होते हैं जंतु जगत की, जबकि रूबिस्को पादप जगत की प्रमुख प्रोटीन होती है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो होता है, नोट करिए, न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिच मिशर ने 1868 में की थी। 1800। DNA की खोज वाटसन और किक ने की थी, ये समीक्षा में पूछ दिया है। अब अगर आपको ना याद हो तो अलग बात है। DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। ZDNA की बाएं तरफ जो होता है कुंडलित होता है। ZDNA बाएं तरफ जो होता है कुंडलित होता है। विटामिन A जो होता है यकृत में संश्लेषित होती है। विटामिन A क्या होती है, यकृत में संश्लेषित होती हैं। अब देखिए विटामिन A, विटामिन D, थोड़ा रासायनिक नाम याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा,
विटामिन नाम दिया है, स्रोत क्या है, कार्यकी क्या है, कमी का प्रभाव क्या है। कमी के प्रभाव में हम थोड़ा सा देखेंगे। स्रोत आप बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता स्रोत, इसलिए स्रोत को हम नहीं पढ़ेंगे। कार्यकी और कमी का प्रभाव दो चीज़ होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम देखेंगे, इसका नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। कार्यकी में क्या होता है कि दिष्ट रंगाओं में संश्लेषण और एपिथेलियमी स्तरों में वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, एपिथेलियमी स्तरों में वृद्धि और विकास होता है। कमी में क्या हो जाती है? कार्निया और त्वचा की कोशिकाओं का संश्लेष रतौंधी और कुंठित में वृद्धि कर देता है। ठीक, संकोच रतौंधी और कुंठित में वृद्धि कर देता है। विटामिन डी में देखेंगे कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसमें कैल्शियम फास्फोरस का उपापचय और हड्डियों और दांतों में वृद्धि होती है। कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय होता है, हड्डियों और दांतों में वृद्धि होती है। इसको सूखा रोग या ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। सूखा रोग या ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। विटामिन ए में देखेंगे टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, कोशिका कला की सुरक्षा करता है। ठीक है, जननिक एपिथेलियम में वृद्धि करता है और पेशियों का क्रियाशीलता। कमी में क्या होती है? विटामिन ए की कमी हो गई तो जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, जननांग तथा पेशी कमजोर हो जाएंगी। कहने का मतलब आप नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं विटामिन के ई की कमी से। विटामिन के क्या होता है? नोट करेंगे, फिलोक्यूनोन होता है। यकृत में प्रोथ्राम्बी का संश्लेषण करता है। अगर इसको हो जाए तो चोट में रुधिर का थक्का ना जमने से रुधिर का स्राव हो सकता है। विटामिन के की कमी हो गई, अगर चोट लग गया तो ये आप समझिए कि आपका खून का रक्त, अगर चोट लगी है, आपका खून बह रहा है, थक्का नहीं बन पा रहा, रुक नहीं पा रहा, तो आपको विटामिन के की कमी है, जिसे हम कह सकते हैं फिलोक्यूनोन। ठीक है, ये तो विटामिन ए डी ई के क्या है? वसा में घुलनशील है। वसा में, अब जल में जो विटामिन घुलनशील हमने बताया था, बी कम्प्लेक्स बताया था, और क्या बताया था? बी कम्प्लेक्स के अलावा विटामिन सी बताया था। चलिए, विटामिन B1 के कमी, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम और सह एंजाइम होते हैं। इससे कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी में जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। ये उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम होते हैं। इसकी कमी से जो होता है किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B3 में जो होता है निकोटीन अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन B3 में निकोटीन अम्ल पाए जाते हैं। उपापचय में सह एंजाइमों में NAD और NDP घटक होते, इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। आगे देखेंगे विटामिन बी, हमने B12 तक बताया था, जो इम्पोर्टेंट उसमें वो बता देंगे आपको। विटामिन B5 फैंथोजेनिक, नोट करेंगे, पैंटोथेनिक अम्ल, यह अपचय के सह एंजाइम ए का घटक होता है। चर्म रोग, वृद्धि में कम, बाल का जो होता है देख रहे हैं सफ़ेद होना या जनन क्षमता कमी होना, ये सभी जो होते हैं विटामिन B5 की कमी से होती है। विटामिन B6 पैरोडॉक्सिन होता, पैरोडॉक्सिन प्रोटीन का सह एंजाइम में होता है। इससे रक्त छिड़ता, चर्म रोग और पेशी। नोट कर लेंगे। विटामिन H में बायोटिन पाया जाता, रासायनिक नाम बायोटिन होता है। ठीक है, कायिक परिवर्धन में छोड़ दीजिए, चर्म रोग हो जाता, बालों का झड़ना। ठीक है, मांस खाइए, गेहूँ खाइए, अंडा खाइए, मूंगफली खाइए, चॉकलेट खाइए, सब्जी खाइए, फल ईस्ट खाइए, आपका बाल रुक जाएगा। फोलिक अम्ल समूह, हरी पत्तियां पाए खाइए। ठीक है, वृद्धि और रुधाणुओं का निर्माण करता है। फोलिक अम्ल समूह क्या करता है? वृद्धि करता है और DNA का संश्लेषण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। रुधाणुओं का निर्माण, वृद्धि और DNA का संश्लेषण फोलिक अम्ल समूह करता है। अगर कमी हो गई तो रुधिर छिड़ता और कुंठित वृद्धि होगी। ठीक है, रुधिर छिड़ता और कुंठित वृद्धि हो जाएगी। विटामिन B12 में जो होता है साइनोकोबाल्मिन पाया जाता है। विटामिन B12 में साइनोकोबाल्मिन होते हैं। ये जो होता है वृद्धि, रुधाणुओं के निर्माण और न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करता है। रुधिर छिड़ता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों को सही
विटामिन B12 जो था साइनोकोबालमिन कहा जाता है, रुधिर छीड़ता हो जाए, तंत्रिका तंत्र जो होती गड़बड़ी हो जाती है। अगर तंत्रिका तंत्र गड़बड़ी हुई ये समझ लो पूरी शरीर की ढांचा ही गड़बड़ हो जाएगा। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल से जो होता है अंतःकोश की सीमेंट, कोलेजन, तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। हो गया, आगे चलें। चलिए, बच गया मिनरल साल्ट, खनिज लवण। शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ, एंजाइम और विटामिन आवश्यक अंग होते हैं। यह हमारे शरीर में लगभग 6.1% भाग बनाते हैं। कौन से? मिनरल साल्ट, खनिज लवण। तो हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, आवश्यक मात्रा देखेंगे और कमी का प्रभाव, महत्व में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सब देख लीजिए। कैल्शियम 900 मिलीग्राम डेली आपको मात्रा आवश्यक है, 900 मिलीग्राम। दूध खाइए, पनीर, हरी सब्जियां, फल, अनाज। महत्व क्या है, दांतों और हड्डियों की रचना, रुधिर अस्कंदन, तंत्रिकाओं और पेशियों का कार्य करते हैं, महत्व है। ठीक है, अगर कमी हुई तो दांत, हड्डियां, दुर्बल शरीर हो जाएंगे, शरीर वृद्धि कुंठित और टिटैनी नामक रोग हो जाएगा, याद रखिए। दूसरी चीज़ होता फास्फोरस, ये भी 900 मिलीग्राम रोज लीजिए। दूध, मांस, अनाज खाइए। दांतों और हड्डियों की रचना में निर्माण करता है, अम्ल क्षार संतुलन करता है, ATP, DNA, RNA आदि का घटक होता है फास्फोरस। दांत की और हड्डियों की दुर्बलता हो जाएगी, शरीर में वही रोग हो जाएगा जो ऊपर वाला रोग है। ठीक है, गंधक सल्फर लीजिए। कई अमीनो अम्लों और कुछ हार्मोन एवं विटामिन का घटक पाए जाते हैं। ठीक है, अंडा, मांस, पनीर, मछली, सेम खाइए। ठीक है, प्रोटीन की कमी, प्रोटीन का उपचय गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। ठीक है, गंधक से। आगे देखेंगे, पोटेशियम 2 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, क्लोरीन की मात्रा 3.2 ग्राम खाना वाला नमक जो होते हैं, खाने वाले नमक के साथ। ठीक है, अम्ल क्षार संतुलन, जठर रस घटक सही करते हैं। भूख की कमी और पेशियों की दुर्बलता हो जाती है अगर क्लोरीन की कमी हो गई तो। सोडियम जो होता है 1.5 ग्राम खाने वाले नमक में ले लेना चाहिए। ठीक है, निम्न रक्तचाप, भूख की कमी हो जाती है, पेशियों का ऐंठन हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम 300 ग्राम, जिंक 15 मिलीग्राम। ठीक है, और रोग तो समझ लीजिए, छोड़ दीजिए रोग को। लौह जो तो आयरन 12 मिलीग्राम लेना चाहिए। मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां खाइए। ठीक है, इसकी कमी से हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है, रक्त छीड़ता, दुर्बलता और शरीर के सूक्ष्म दुर्बलता हो जाते हैं। सभी को नहीं बताएंगे। फ्लोरीन के जो होता है छोड़ दीजिए। आयोडीन लेना चाहिए, 150 लेना चाहिए, म्यूजी लेना चाहिए। यहाँ पर ये घेंघा और जड़मनौता रोग हो जाएगा, अगर कमी हुई तो घेंघा या जड़मनौता रोग हो जाएगा आयोडीन का। ठीक है, ये ज़रूरी है। कोबाल्ट भी पूछा गया था, रक्त छीड़ता, कोबाल्ट भी पूछा गया था, ले लीजिएगा। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है कोबाल्ट। ठीक है, दूध खा लीजिए, कच्ची पनीर खाइए, मांस खाइए। ठीक है, हो गया। आगे देखेंगे जल, वाटर। मानव शरीर में लगभग 60 से 75% जल होता है, ये आपको पता है। आपका शरीर जो होता है 60 से 75% जल पाया जाता है, और सभी तो आपका जल ही जल है। अगर आपको जला दिया जाएगा, अगर आप 70 किलो के तो जल गए तो पता चला 1.5 किलो के बचे, तो इसका मतलब होता है कि सब जल था, जल गया था। ठीक है, इसकी कमी से निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण जो होता है डिहाइड्रेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, नहीं कहते हैं डिहाइड्रेशन होता है। तो आप मार्केट से चले जाते हैं डिहाइड्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसकी कमी से। इलेक्ट्रॉन पीते हैं कि नहीं पीते हैं? इसका मुख्य स्रोत जो होता है तरल भोजन और पीने का जल होता है। ये पाचन, परिवहन और उत्सर्जन में सहायक होते हैं। ये पसीने और वाष्पन के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं जल? पसीने और वाष्पन के द्वारा शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। कौन? जल। ठीक है, आगे देखेंगे मोटा चारा। देखेंगे क्या होता है, ये शरीर के जल को नियंत्रित करता है, मोटा चारा। ठीक है, आहार नाल के मार्ग को साफ करता है। मोटे अनाज खाना चाहिए। इसका मुख्य स्रोत जो होता है सलाद, अनाजों की वाह्य परत, सब्जियां और दलियां होती हैं। कुछ भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ भी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलिए,
डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल, इससे जुड़ी ग्रंथियों का बना होता है। आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत की बनी होती हैं। ठीक है, यकृत, लीवर, अग्नाशय, आहार नाल से जुड़ी हुई पाचन ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन? लीवर से, अग्नाशय से और आहार नाल से जुड़ी जो होती है पाचन ग्रंथियां होती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइलिन एंजाइमों के कारण भोजन का लगभग 30% मंड मल्टोज शर्करा में बदल जाता है। याद रखिएगा, जो आपके लार में नोट करेंगे, जो लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम जो होता है भोजन के कारण भोजन का लगभग 30% जो होता है 30% मल्टोज शर्करा में बदल जाता है। अमाशय की भित्त में उपस्थित जो ग्रंथियां होती हैं, जठर रस से तंत्रिका का श्रवण होता है। जठर रस में 97 से 99% जो होता है जल होता है। इसके अतिरिक्त श्लेष्म में जो होता है 0.2% से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, जठर, लाइपेज और रेनिन के आदि एंजाइम होते हैं। सभी क्या है? एंजाइम होते हैं। वयस्क मनुष्यों में रेनिन का अभाव होता है। नोट करेंगे, वयस्क मनुष्य में जो होता है रेनिन का अभाव होता है, जबकि बच्चों में जो होता है रेनिन पाया जाता है। बच्चे जब दूध पीते हैं तो रेनिन जो होता है उसे पचाने का कार्य करता है। ठीक है, रेनिन जो होता है प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सक्रिय रेनिन, नोट करेंगे, सक्रिय रेनिन दूध के केसीन प्रोटीन को अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। पैराकेसिनेट में बदल देता है। ठीक है, जिससे दूध दही के रूप में बदल जाता है। दूध क्या होता है? दही के रूप में बदल जाता है। ये रेनिन होता है, समझ लें, रेनिन हमने बता दिया अभी। ठीक है, पित्त में लगभग 92%, 60% पित्त लवण, 0.3% पित्तवर्धक। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, ये लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा। पित्तवर्धक जो होता है बिलीरुबिन तथा बिलीरुबिडिन होते हैं। ये समीक्षा में पूछा गया था, यही तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, हमने पढ़ाया था तो। ठीक है, बिलीरुबिडिन होते हैं। इन्हीं के कारण जो होता है पित्त का रंग हल्का हरा पीला होता है। नोट करिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कथन और तर्क में। पित्त लवण मुख्यतः सोडियम टारोकोलेट, नोट करेंगे, तथा सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं। ठीक है, टारोकोलेट और ग्लाइकोलेट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं। पित्त लवण जो था भोजन की वसा का इमल्सीकरण करते हैं। सिलेटेटा संघ तंतुओं और बाह्य एवं आंतरिक पाचन होते हैं, पाया जाता है। सिलेटेटा संघ में जो तंतुओं का बाह्य तथा आंतरिक पाचन पाया जाता है। आंतरिक पाचन जो होता है पाया जाता है। पक्षियों में, नोट करेंगे, पक्षियों में जो होता है ग्रासनली के फूलने से क्रोप बनता है, जिससे भोजन का संग्रह होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में पेप्सी, नोट करेंगे, पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ी सी पे देखेंगे। पक्वाशय और ग्रहणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। लेकिन जो होता है पित्तरस क्षारी तथा अम्लीय भोजन का क्षारी बना देता है। पित्तरस जो होता है क्षारी होता है, ये भोजन को अम्लीय से क्षारी बना देता है। पक्वाशय, ग्रहणी। छोटी आंत पूछा जाता है, स्मॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर देखेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत जो होता है ये भोजन में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का जो होता है अवशेषण होता है छोटी आंत में। ये क्वेश्चन पूछा गया था PCS में भी, समीक्षा में भी, कि भोजन पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है। ठीक है, आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होते हैं, याद रखिएगा। छोटी आंत पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग कौन है? यकृत, लीवर भाग लेता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां होती हैं। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा पित्त रस स्रावित होता है। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त जो होता है आंत में उपस्थित जो एंजाइम होती है उसकी क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। यकृत के द्वारा जो होता है पित्त रस जो होता है क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, यकृत जो होता है प्रोटीन का उपापचय में सक्रिय रूप में भाग लेता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है। भोजन में कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट को कुछ भागों को वसा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कुछ भागों को क्या करता है, वसा में परिवर्तित कर देता है। पित्ताशय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गाल ब्लेडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। गाल ब्लेडर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पित्तरस, गाल ब्लेडर मतलब पित्ताशय और अग्नाशय, ये सब तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्ताशय, पित्ताशय जो होता है नाशपाती के आकार का एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर में बिलोरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलोरुबिन पूर्ण शरीर में फैल जाता है और इसे पीलिया कहते हैं। ठीक है, जब ये बिलोरुबिन बंद कर देती है, पित्त कोशिकाएं जो होती हैं, अगर पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, बिलोरुबिन को लेना क्या कर देती हैं, बंद कर देती है। जब बिलोरुबिन बंद हो जाता है तो रीजन क्या होता है कि संपूर्ण शरीर में ये फैल जाता है, और जब संपूर्ण शरीर में बिलोरुबिन फैल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं, बिलिरुबिन। ठीक है, अग्नाशय देखेंगे। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे लंबी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। अग्नाशयी रस निकलता है, इनमें से अग्नाशयी रस निकलता है 9.8% जल, शेष भाग लवण और एंजाइम होते हैं। ठीक है, इससे जो होता है अग्नाशयी रस निकलता है जिनमें से 9.8% जो होता है जल होता है और शेष भाग जो होता है लवण और एंजाइम के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एंजाइम क्रियाधार पदार्थ और उत्पाद पदार्थ। टाइलिन और एमाइलेज लार ग्रंथियों से निकलता है। टाइलिन और एमाइलेज क्या होते हैं, लार ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में पदार्थ होते हैं और डाइसेकेराइड में उत्पाद पदार्थ होते हैं। एमाइलेज जो होता है अग्नाशय से निकलता है, स्रोत इसका पॉलीसेकेराइड होता है, पदार्थ होता है क्रियाधार पदार्थ, और उत्पाद पदार्थ डाइसेकेराइड होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपको डाइसेकेराइड जो होता है जो छोटी आंत से निकलती है, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में परिवर्तित होती है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन होते हैं। कहाँ से कार्बोहाइड्रेट पाचन निकलता है, टाइलिन इमाइलेज लार ग्रंथियाँ, इमाइलेज जो होती है अग्नाशय, डाइसेकेराइड जो होती है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेप्सिन अमाशय से निकलता है। प्रोटीन और पेप्टाइड खंड में उत्पाद पदार्थ होते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशय से निकलता है। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड ये भी पेप्टाइड खंड में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोपेप्टाइड जो होता है अग्नाशय से निकलता है, जो पेप्टाइड खंड में अमीनो अम्ल में उत्पाद पदार्थ होते हैं। जो पदार्थ उत्पाद होते हैं किसको, अमीनो अम्ल में। अमीनो पेप्टाइड जो होता है आंतरिक म्यूका होता है, इसका क्रियाधार पदार्थ जो होता है पेप्टाइड खंड होता है, और अमीनो अम्ल में जो होता है वो पदार्थ का उत्पाद होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। वसा में एक लाइपेज कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड होता है और वसी अम्ल और मोनोग्लिसराइड में ये पदार्थ उत्पाद करता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है अग्नाशय में निकलता है, आरएनए डीएनए तथा न्यूक्लियोटाइड क्षार एवं क्षार में जो होता है परिवर्तित होता है, यह उत्पाद करता है। न्यूक्लियस भी होता आंतरिक ग्लूकोसा, इसको क्वेश्चन मत पढ़िए, एक कम पूछा गया था। आगे देखें, तंत्र विन्यास, ये देख रहे हो दांत आपका, काउंटिंग करें। दांत के 3 भाग होते हैं, मुख्य भाग, शिखर, मूल और ग्रीवा। शिखर, मूल तथा ग्रीवा। ठीक है, 3 मुख्य भाग होते हैं, एक तो शिखर होता है, दूसरा मूल, तीसरा ग्रीवा। दांत की बाह्य परत इनेमिल की बनी होती है, नोट करेंगे, इनेमिल नोट करेंगे। जो बाह्य भाग होता है ये इनेमिल का बना होता है।
एक कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किससे? कैल्शियम फास्फेट और जो आपका दांत होता है एक कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट या कार्बोनेट का बना होता है। मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32। आगे देखेंगे। अच्छा चलिए, ये दंत सूत्र छोड़ दीजिए। बच्चों में मनुष्य का बच्चा है 20 दांत होता है, वयस्क हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। घोड़ा में 44 दांत होता है, कुत्ता में 42 दांत होता है, जाके गिन लीजिएगा। गाय में 32 होता है, बिल्ली में 30 होता है, खरगोश में 28 होता है, चूहा में 16 होता है। चूहा में 16 होता है। हो गया। अगला देखिए श्वसन तंत्र। चित्र को ध्यान से देखिए। ये डायफ्राम है, फेफड़ा है, श्वसन नलियां हैं, यहाँ से श्वसन, ये श्वास नली है, ठीक है। एम्फिलोटिस, ये नसा छिद्र है, नाक का छिद्र, नासा छिद्र, ये नासा मार्ग है, ठीक है। आपके नासा छिद्र, नासा मार्ग, ठीक है। चित्र को ध्यान से देखिए। चलिए, श्वसन तंत्र शरीर की संपूर्ण प्रक्रिया को 4 भागों में बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन तथा कोशिका श्वसन में बांटा गया है। 4 भागों में, ठीक है। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन में बांटा गया। वातावरण में हवा, वायु, नासा छिद्र, नजिका गुहा, ग्रसनी, श्वास नली जो वहाँ से पहुँचते दाईं और बाएं तरफ श्वसन में विभाजित हो जाती हैं, उसे हम वायु नली छिद्र कहते हैं। देख लीजिए, ठीक है। ये श्वसन विभाजित हो जाती है, ये गुजर कर फेफड़े में पहुँचती है। प्रत्येक श्वसनी जो होता है फेफड़े में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे श्वसन अंग, उदाहरण, श्वसन अंग और उदाहरण यहाँ पर देखिएगा। फेफड़ा में, फेफड़े से श्वसन कौन कौन लेते हैं? फेफड़ा से मनुष्य लेता है, मेढक ले सकता है, पक्षी, छिपकली, पशु, ये फेफड़े का से श्वसन लेते हैं। त्वचा से कौन लेता है श्वसन क्रिया? त्वचा से मेढक और केचुआ, ये त्वचा से श्वसन लेते हैं। गिल्स के द्वारा कौन होता है? टेडफोल, मछली और पॉम, ये जो होते हैं गिल्स के द्वारा लेते हैं, ठीक है। ये श्वसन नाल जो होता है, श्वसन नाल जो होता है किसके द्वारा लेता है? कीट जो होते हैं, ठीक है। शरीर सतह से जो होता है अमीबा और यूग्लिना, शरीर की सतह से अमीबा और यूग्लिना जो होता है सांस लेते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है। ये श्वसन अंग ये होते हैं। श्वसन अंग को 2 भाग होते हैं। देखिए, एक तो आक्सीय, दूसरा अनाक्सीय। अनाक्सीय श्वसन की बात करें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के जो तक फलस्वरूप पायरुविक अम्ल बनता है, जबकि आक्सीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और तथा 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप जो होता है ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है। एक क्रिया की कोशिका शरीर में कहते हैं, कोशिका श्वसन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे चलें, इसको छोड़िए, यहाँ से कोशिकाएं जो होती हैं नई क्वेश्चन है। इस लाइन को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जो होता है थोड़ा सा फोकस करिएगा। रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। धमनियाँ, यह हृदय रुधिर को शरीर को अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियाँ होती हैं। नोट करेंगे, जो धमनियाँ होती हैं ये शरीर के रुधिर को जो होता है हृदय से जो होता है रुधिर को शरीर के अंगों तक ले जाने के कार्य कौन करती हैं? धमनियाँ। शिराएँ क्या करती हैं? यह अंगों को वापस हृदय तक रुधिर में ले जाने वाली वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है। देखिए, हृदय तक जो होता है अंगों को वापस हृदय तक रुधिर को लेने का कार्य कौन करता है? शिराएँ। फिर जो होता है धमनियाँ रक्त का संचरण करके जो होता है धमनियाँ शरीर के पूरे अंगों तक जो होता है रुधिर को पहुँचाती है, ठीक है। कोशिकाएँ, कैपिलरी जो होती है
ये शिराओं और धमनियों के आपस में जोड़ने वाली वाहिनियाँ होती हैं। तो शिराओं और धमनियों को जोड़ने वाली को हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, कैपिलरीज कहा जाता है। ठीक है, कैपिलरीज कहा जाता है। नोट हो गया। अब हेडिंग डालिए ब्लड, रुधिर। सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। मैराथन क्लास चलेगा आज। ब्लड क्या है? ये रुधिर सरल तरल संयोजी ऊतक होता है। ये शरीर का लगभग 7 से 8% भाग होता है। नोट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड क्या है? जो तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। ये शरीर में लगभग कितना 7 से 8% पाया था। प्लाज्मा में बल, ठीक है, एल्ब्यूमिन या ग्लोबोब्यूलिन या फाइब्रोनिजोन या आप कह सकते हैं फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। ठीक है, इसके रुधिर में, तरल ऊतक में। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले जंतु वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है, जैसे पक्षी और स्तनधारी जीव। ठीक है, समतापी का मतलब होता है रुधिर अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं, समतापी वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है, जैसे पक्षी और स्तनधारी। समझ गए? आगे देखेंगे। असमतापी अर्थात शीत रुधिर वाले जंतु आते हैं। ठीक है, असमतापी में कौन आते हैं? शीत रुधिर वाले जंतु वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित होता है, जैसे मत्स्य, उभयचर और सरीसृप। ठीक है, ये जो होता है असमतापी होते हैं। रुधिर में थक्का बनने के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, याद रखना। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रम्बिन, कैल्शियम, ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? थ्रोम्बिन होता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रम्बिन प्लस कैल्शियम मिलेंगे तो थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रोजोनिन मिलेंगे तो फाइब्रिन का निर्माण होता है। ठीक है, और फाइब्रिन जो होता है रुधिर जीवाणुओं से जब मिलेंगे, रुधिराणु से मिलेंगे तो रक्त का थक्का जम जाता है। याद रखिएगा, रक्त का तब थक्का जम जाएगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रम्बिन और कैल्शियम मिलेंगे तो थ्रोम्बिन का निर्माण होगा। थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रोनोजेन से मिलेगा तो फाइब्रिन का निर्माण होगा। और फिर जो होता है फाइब्रिन जो होता है रुधिर जीवाणु से मिलेगा, रुधिराणु से मिलेगा तो रुधिर का थक्का जम जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 3 प्रोसेस के बाद लाल रुधिर ऑक्सीजन वहन करने वाला श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रुधिराणु में ऑक्सीजन वहन करने वाला श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, लाल रुधिराणुओं का निर्माण भ्रूणावस्था में यकृत में, जन्म के पश्चात लाल अस्थमज्जा में होता है। ठीक है, अगर लाल रुधिर का निर्माण अगर भ्रूण अवस्था में हो तो भ्रूण अवस्था में यकृत में होगा। इसके लाल रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। जब उस जन्म जब हो जाता है तब जो होता लाल रुधिर का निर्माण कहाँ होता? अस्थमज्जा में। नोट कर लीजिए, लाल अस्थमज्जा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत रुधिराण रंगहीन केंद्रक युक्त रुधिर कोशिकाएं होते हैं। इनका औसत वजन 12 से 15 दिन होता है। ठीक है, इयोसिनोफिल्स, एडिसोफिल्स या एसिडोफिल्स कुछ श्वेत जीवाणु 2.4% होती हैं। इनकी संख्या एलर्जी और कृमियों के संक्रमण के कारण समय बढ़ जाती है। ठीक है, बेसोफिल्स हिस्टोमिन या हेपेरिन या सेरोटोनिन स्रावित होता है। इसकी संख्या 0.5 से 2% होती है। न्यूट्रोफिल्स जो भक्षकाणु श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं। ये कुल श्वेत रुधिराणुओं का 60 से 70% होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षियों का उत्पादन करने वाले अकणिकामय रुधिराणु होते हैं जो 20 से 30% होते हैं। मोनोसाइट जीवाणुओं का भक्षण करने वाले अकणिकामय रुधिराणु होते हैं। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोलाल अस्थमज्जा में उपस्थित बड़े आकार के मेगाकैरियोटिक कोशिकाओं से टूटकर बनती हैं
जो रुधिर अस्कंदन में सहायक होती हैं। कौन? रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। ये लाल अस्थमज्जा में उपस्थित बड़े आकार के जो होते हैं मैग्योकैरियोटिक कोशिकाओं से टूटकर बनती हैं, प्लेटलेट्स और प्रोथ्रोम्बाइन। नोट कर लीजिएगा। ये सभी जो होता है क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ते रहिएगा। हेडिंग डालिएगा हृदय हार्ट। चलिए चलते हैं हृदय हार्ट के पढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हार्ट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। महाधमनियाँ कहाँ है? शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा है। दायां अलिंद देख रहे हैं, बायां अलिंद भी देख रहे हैं। दायां निलय भी देखिए, बायां निलय भी देखिए। विभाजिका देखिए। फुफ्फुस शिराएँ ध्यान से रखिए। फुफ्फुस धमनियाँ देख लीजिए। शरीर के निचले भाग में महाशिरा कहाँ पर पाया जाता है? चित्र को देख लीजिए। हो गया। चलिए हृदय, मानव हृदय पेशी संचालित या मायोजेनिक होती है तो जानते हैं। मानव हृदय के 4 कोष्ठवेष्मी चैम्बर होते हैं जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। देख रहे हैं ना, 2 अलिंद 2 निलय। दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नली निलय और बायां निलय। तो 2 अलिंद हो गए, 2 निलय हो गए, दायां बायां। ठीक है। दाएं अलिंद में ऑक्सीजन का रुधिर होता है। जो दाएं निलय होता है, नोट करेंगे, दायां निलय में अलिंद में क्या, दाएं अलिंद में ये देखिए यहाँ पर दायां अलिंद में यहाँ पर ऑक्सीजन अनॉक्सीकृत रुधिर आता है। ठीक है। दायां अलिंद में अनॉक्सीकृत रुधिर आता है जो दाएं से जो होता है निलय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? यहाँ देख लेंगे, ये निलय में चला जाता है। समझ गए? निलय में चला जाता है। जबकि बाएं अलिंद में ऑक्सीकृत रुधिर, शुद्ध रुधिर आता है। ऑक्सीकृत रुधिर मतलब बाएं में शुद्ध रुधिर होता है जो बाएं से निलय में चला जाता है। बाएं से क्या करता है? निलय में चला जाता है। पहले हृदय ध्वनि लब, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हृदय ध्वनि लब तथा द्वितीय हृदय ध्वन डप होती है। पहले हृदय ध्वनि क्या कहलाती है? लब कहलाती है, LUBB लब। ठीक है। द्वितीय हृदय ध्वनि डप जो होता है डप कहलाती है, DUP डप होती है। ठीक है। हृदय प्रेरणा जो होता है उत्पत्ति शिरा अलिंद गांठ द्वारा होती है। यह हृदय की गति प्रेरक कहलाता है। यह हृदय की गति प्रेरक पेस मेकर कहलाता है। ठीक है। पेस मेकर कहलाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब रुधिर दाब कहलाता है। ठीक है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। उस दाब को संकुचन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस दाब को संकुचन दाब कहते हैं जो नलियों के संकोचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है। आगे चलेंगे, देख लीजिएगा, चित्र देख लीजिए। अनाक्सीकृत रुधिर और ऑक्सीकृत रुधिर। ठीक है। हो गया। आगे देखिए, देखिए इसके ठीक उल्टा जो होता है अंशुलिन ताप होता है जो निलय में अंशुथिलीन फलस्वरूप उत्पन्न होता है जब रुधिर अलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा होता है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और अनुशिथिलन, नोट करें, अनुशिथिलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रुधिर दाब कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है। रुधिर दाब जो होता है, नोट को, रुधिर दाब को किससे हम मापते हैं? स्पेग्मो मैनोमीटर से नापते हैं। ठीक है। द्वारा मापा जाता है रुधिर दाब को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में लौह उपस्थित होता है। पेशियों में उपस्थित श्वसन वर्धक मायोग्लोबिन होता है। पेशियों में उपस्थित श्वसन में क्या होता है? वर्धक, श्वसन वर्धक क्या होता है? मायोग्लोबिन होता है। निद्रा के समय जो होता है RBC की संख्या 5% कम हो जाती है। नोट करेंगे, निद्रा में RBC की संख्या जो होता है रेड ब्लड कार्सेल्स जो होता है 5% कम हो जाती है। ल्यूकेमिया रुधिर जो होती है कैंसर होते हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया जो होती है रुधिर कैंसर होता है, पता नहीं, रुधिर कैंसर है।
एनिलिडा और मोलस्का में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। एनिलिडा और मोलस्का में हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में घुले होते हैं। रुधिर अस्किंदन का समय 2 से 8 मिनट होता है। रुधिर अस्किंदन थक का जमना 2 से 8 मिनट में होता है। बाएं निलय की जो होता है भित्त सबसे मोटी होती है, क्योंकि बायां निलय शरीर के विभिन्न भाग में रुधिर भेजता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विद्युत परिवर्तन अंकित करता है। ठीक है। नोट करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित करता है। ठीक है। आगे चले। उत्सर्जन तंत्र, इसको छोड़ेंगे हम लोग उत्सर्जन तंत्र को। ठीक है। और उसको छोड़ेंगे, उसमें कुछ छूटा हुआ उसको पूरा देख लेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे। चलेंगे मूत्र का संगठन में देखेंगे कौन कौन होता है। यूरिनरी जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, यूरिनरी जो होता है कंपोजिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक मनुष्य सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, एक सामान्य व्यक्ति। रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। pH मान 6.0 होता है। विशिष्ट घनत्व 1.015 से लेकर 1.02। जल जो होता है 95% उसमें जल होता है। अमोनिया जो होती है 0.25% होती है। यूरिया उसमें जो होती है 2.6% होती है। यूरिक अम्ल जो होता है 0.03% होता है। लवण 2% होता है। गंध का कारण जो होता है यूरोनोड होता है। यहाँ से आरओ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार नोट कर लीजिए। पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। जल जो होता है इसमें 95% जल होते हैं। अमोनिया 0.2% होता है। यूरिया 2.6% होता है। यूरिक अम्ल 0.03% होता है। लवण 2% होता है। गंध का कारण जो होता है यूरोनोड कहलाता है। ठीक है। आगे देखेंगे। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र इम्पोर्टेंट। चलिए कंकाल तंत्र को छोड़िए, तंत्रिका नर्वस सिस्टम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कंकाल तंत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए नर्वस सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नर्वस सिस्टम हेडिंग डालेंगे, नर्वस सिस्टम। चलिए नर्वस सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय परिधि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से मिलकर बनी होती है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र केंद्रीय परिधि और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से मिलकर बनी होती है नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, ये जंतु की सारी क्रियाओं को अनियंत्रण और नियमन करता है। नोट करें, ये जंतु की सारी कोशिकाओं को अनियंत्रण और नियमन करता है। इसमें मस्तिष्क और सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु जिसे स्पाइनियल कार्ड कहता है। ठीक है। इसमें जो होता मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनियल कार्ड आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनियल कार्ड। यहाँ से आरओ में या पीसीएस में एग्जाम में बार बार पूछता है, यहीं से पूछता है आरओ में क्वेश्चन। ठीक है। जो आरओ में पूछा जाएगा उसी में देखेंगे। अब थोड़ी से देखेंगे अग्रमस्तक के प्रमस्तक। नोट करें, अग्रमस्तक के प्रमस्तक में संवेदना और सूचनाओं का संग्रहण होता है। याद रखिएगा, अग्रमस्तक के प्रमस्तक में जो होता है सेरेब्रम जिसे कहा जाता है। अग्रमस्तक के सेरेब्रम में जो होता है संवेदना और सूचनाओं का संग्रहण होता है। अग्रमस्तक जो होता है थैलेमस संवेदी अंगों आँख, कान, नाक, त्वचा आदि से आने वाले संवेदी तरंगों को जोड़ता है। ठीक है। कहने का मतलब जो आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है आदि जो होता है संवेदी तरंगों को जोड़ने का कार्य अग्रमस्तक करता, आगे वाला मस्तिष्क। ठीक है। अग्रमस्तक को हाइपोथैलेमस भाषण, शरीर संतुलन, लिंग व्यवहार, निद्रा, तनाव और प्यूटरी ग्रंथ के हार्मोन के नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। प्यूटरी ग्रंथ के हार्मोन के नियंत्रण से संबंधित है अग्रमस्तक। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये अग्रमस्तक इतना तो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आएगा आरओ में। ठीक है।
मध्य मस्तिष्क दृष्टि की बात करें, विश्लेषण और श्रवण से संबंधित, सुनने का कार्य तो इस तरह श्रवण से संबंधित है। पश्चिम मस्तिष्क का कार्य जो होता है अनुमस्तिष्क, शारीरिक संतुलन, पेशी टोन का केंद्र पाया जाता है। ठीक है, पेशी टोन का केंद्र होता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, नोट करेंगे, पश्चिम मस्तिष्क जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय स्पंदन, रुधिर नलिकाओं, श्वास उच्छ्वास, लाल स्राव, बहुत सी प्रतिवर्ती ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, बहुत सी प्रतिवर्ती अनैच्छिक गतियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क। आगे देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, नोट करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं तथा 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं का बना होता है। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ निम्न प्रकार की होती हैं। ग्रीवा में 8, बच्छे में 12 जोड़ी। परिधीय तंत्रिका तंत्र लुम्बर में 5, श्रेकल में 5। ठीक है, कॉक्सिजियल में तंत्रिकाएँ 1 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह अनुकंपी या पराकंपी तंत्रिका तंत्र से बटा होता है। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। शरीर की सभी क्रियाओं के गतियों पर जो होता है नियंत्रण रखते हैं। याद रखना, शरीर के सभी क्रियाओं के गतियों पर नियंत्रण रखते हैं। ये भी आरओ में पूछा गया है। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय की धड़कन, आंसू, ग्रंथियों का श्रवण। देखेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के श्रवण, इंसुलिन के श्रवण को बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इसके श्रवण को रोकता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इसके श्रवण को क्या करता है, रोकता है। यहाँ पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाने का कार्य कर रहा है और परानुकंपी तंत्र इन्हें रोकने का कार्य करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकाल और तनाव स्थितियों में कार्य करता है। नोट करेंगे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है आपातकाल हो गई या तनाव की स्थिति होती तब कार्य करता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है शांति एवं विश्राम स्थितियों में कार्य करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, शांति और विश्राम की स्थितियों में कार्य करता है। तंत्रिका आवेग का संचरण एक न्यूरॉन एक्सेस से दूसरे न्यूरॉन डेंड्राइट पर एक ही दिशा में होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तंत्रिका आवेग के संचरण में सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम की भूमिका होती है। ठीक है, ये सुप्त कला विभव -80 MV क्रियात्मक विभव होता है। मानव मस्तिष्क में 10 की पावर 10 से लेकर के 10 की पावर 11 न्यूरॉन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मानव मस्तिष्क में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पार्किंसन रोग में। नोट करेंगे, पार्किंसन रोग में जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन का श्रवण कम हो जाता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पार्किंसन रोग में जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन का श्रवण कम हो जाता है। डोपामिन का श्रवण क्या हो जाता है, कम होता है पार्किंसन रोग में। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EEG, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में विद्युत सक्रियता का रिकॉर्डिंग करता है, जांच करता है। चीनी मीठी स्वाद में मस्तिष्क द्वारा एंडोर्फिन का स्रावण प्रेरित होता है, इससे मस्तिष्क शांत हो जाता है। अल्कोहल के उपयोग से अनुमस्तिष्क प्रभावित होती है। जो अल्कोहल का उपयोग करते हैं उससे अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है, अतः पेशी क्रियाओं में समन्वय नहीं हो पाता है। इसके कारण शराबी लड़खड़ा कर क्या करता है, चलता है। याद रखना, मस्तिष्क जो प्रभावित होता है और पेशी क्रियाओं में समन्वय नहीं हो पाता है, जिसके कारण शराबी क्या करता है, लड़खड़ा करके चलता है। याद रखिएगा। हेडिंग डालेंगे सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेदी अंग, ये देख रहे हैं कान का ढांचा है, कान की नली, ठीक है, बाहरी कान का पिन्ना, कान का पर्दा है,
फिर मध्य बीच कान के पर्दे के पीछे मध्य कान होता है, फिर इरिटेशन ट्यूब होते हैं, ठीक है, फिर आंतरिक कान होता है, कान के अंदर भी एक आंतरिक कान होता है। चलिए, संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों और मस्तिष्क तक पहुंचती हैं तथा आवश्यकता अनुसार चालक तंत्रिका तंतुओं द्वारा प्रतिक्रियाओं के रूप में अपवाहक अंगों को भेजा जाता है। मनुष्य के प्रमुख संवेदी अंग कौन कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट जानिए। कान, आँख, नाक, त्वचा और जीभ, ये मनुष्य के संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये मनुष्य के कौन अंग है? संवेदी अंग होते हैं। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, ये चारों के, आँख, नाक, कान, गला नहीं, त्वचा, ये पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम मानव कर्ण पढ़ते हैं, ह्यूमन ईयर, ठीक है, ह्यूमन ईयर। कर्ण ध्वनि तरंगों को सुनने और संतुलन बनाने में आवश्यक होता है। मध्य कर्ण में शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपी पाई जाती है, ठीक है। जो आपके कान की हड्डियां होती हैं, सबसे छोटी हड्डी पूरे शरीर में स्टेपी होती है, जो कर्ण के मध्य कर्ण में पाई जाती है। कर्ण पल्लों का तंतुमय उपस्थित ध्वनि तरंगों के संग्रह करता है। मनुष्य में कर्ण पल्लों अवशेषी अंग हैं जो हिल डुल नहीं सकते हैं। मनुष्य में कर्ण जो होता है पल्लों अवशेषी अंग होते हैं, जो कर्ण पल्लों होते हैं अवशेषी। कान को हिलाइए, बहुत कम लोग हिला पाते, देखिए, ठीक है, नहीं हिला पाते, ठीक है। परंतु जंतु कोशिकाओं में जैसे पशु हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, खरगोश, ये जो होता है हिल डुला सकते हैं, देख रहे हैं, हिल डुल सकते हैं। मनुष्य के कर्ण पल्लों अवशेषी अंग है कि हिलता नहीं है, देख रहे हैं, ऐसे हिलाइए। लेकिन कुत्ते उत्ते का देखिएगा, पशु बिल्लियों को हिला देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं हिलता, ठीक है। आगे देंगे। दूसरा, मानव नेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र जो था प्रकाश संवेदी अंग है। नेत्र क्या है? संवेदी अंग है, लेकिन प्रकाश है। प्रत्येक नेत्र में जो होता है गेंद के आकार का गोल और खोखली रचना होती है, इसे नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक मुख्यतः 3 तरह स्तरों का बना होता है। पहला है दृढ़ पटल। वह दृढ़ गोलक कोटर के बाहर पारदर्शी अर्थात कर्निया बनता है, ठीक है, बाहर जो होता है पारदर्शी कर्निया बनता है। रक्त पटल में देखेंगे कोमल संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें रंग कोशिकाएं होती हैं। रंग कोशिकाएं खरगोश के लाल और मनुष्य में काली, भूरी, नीली होती हैं, ठीक है, देखेंगे रक्त पटल जो होता है, ठीक है। इसमें जो होता है रंग कड़काएँ जो होती हैं खरगोश में जो होती है लाल होती हैं, मनुष्य में जो होता है काली हो सकती हैं, भूरी भी हो सकती हैं, नीली भी हो सकती हैं। रक्त पटल ऐसे देखिए, रक्त। और दृष्टि पटल की बात करें, सबसे भीतरी परत है जो संवेदी अंग होती है दृष्टि पटल, ठीक है, रेटिना जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना जो होती है सबसे संवेदी अंग होती है। दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब जो होता सत्य और उल्टा बनता है। दृष्टि पटल पर जो होता प्रतिबिंब जो बनता है वो सत्य और उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो होता है दृष्टि पटल लिखेंगे। नेत्र गोलक सबसे भीतरी परत संवेदी परत होती है। ये 2 प्रकार की कोशिकाओं की पुष्टि शल्काएँ रॉड्स, नोट करेंगे, दृष्टि शल्काएँ रॉड्स और दृष्टि शल्काएँ कोन्स का बना होता है। किसका बना होता है? कोन्स का बना होता है, ठीक है। शल्काएँ कम प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं। शल्काएँ कम प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं तथा इनमें लाल, गुलाबी, वर्णक और रोडोप्सिन पाया जाता है, ठीक है, लाल, गुलाबी, वर्णक और रोडोप्सिन पाया जाता है। शंख जो होता है तेज कोशिकाएं प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं, रोग में अंतर उत्पन्न करते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे मानव के दृष्टि दोष रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, नोट करेंगे। मायोपिया में निकट दृष्टि दोष होता है। केवल कम दूरी वस्तुएं दिखाई देती हैं। निकट दोषी में क्या होता है? कम दूरी की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है। प्रतिबिंब जो होता है दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया कहलाता है। ये केवल जो होता है दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं।
ये प्रतिबिंब दृश्य पटल के पीछे बनता है। ये प्रतिबिंब जो होता है दृश्य पटल के पीछे बनता है। ये सामने बनता है, ये पीछे बनता है। इस दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक दृष्टि वैमनस्य होता है, एक इसमें कार्निया की आकृति असमान हो जाती है। ठीक है। ये सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा ये रोग दूर हो सकता है। किसके द्वारा? सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा ये रोग दूर हो सकता है। दूसरा होता है मोतियाबिंद। ये आँखों का लेंस जो होता है धुंधलापन हो जाने के कारण होता है। आँखों का लेंस धुंधलापन हो जाता है, होने के कारण होता है। मोतियाबिंद हो जाने के कारण जो होता है व्यक्ति धुंधला दिखाई देता है। वृद्ध व्यक्तियों में ये आम बीमारी होती है मोतियाबिंद। ठीक है। जीवाणुओं द्वारा कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है, ये छोड़ दीजिए, कभी नहीं पूछा गया, बस इतना ही पूछा गया। आगे चलेंगे। एक बीमारी आंख में रतौंधी होती है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन निर्माण कम होता है। ठीक है। रोडोप्सिन का निर्माण जब कम होता है तब जो होता है, रोडोप्सिन का निर्माण जब कम हो जाएगा तो रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है, जिसके कारण मनुष्य कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। अगर प्रकाश नहीं है तो दिखाई नहीं देता है। वर्धांधता कलर ब्लाइंडनेस बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता। यह अनुवांशिकी रोग होता है जो आँखों के शंकु कोशिकाओं की कमी से होता है। ऐसे व्यक्ति लाल और हरे पीले में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है। कड़ के भीतर देखने के लिए जो होता है, नोट करेंगे, कड़ मतलब कान के भीतर देखने के लिए जो होता है ओटोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नोट करेंगे ओटोस्कोप का। उभयचर सरीसृप पक्षियों में एक ही कड़ अस्त मैलियम पाई जाती है। एक ही कड़ अस्त मैलियम पाई जाती है। नोट कर लीजिएगा। आइरिस के केंद्रक में दिखाई पड़ने वाला काला छिद्र जो होता है तारा, काला छिद्र तारा है। ठीक है। उल्लू को रेटिना में सलकाएँ, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उल्लू के रेटिना में क्या होते हैं? सालकाएँ अधिक हैं। सालकाएँ क्या अधिक हैं? जबकि मुर्गों को रेटिना में शंकु अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। मुर्गों की रेटिना में शंकु अधिक पाए जाते हैं और उल्लू के रेटिना में सालकाएँ अधिक पाई जाती हैं। कार्निया नेत्र का असंवहनी भाग है। नोट करेंगे, कार्निया नेत्र का असंवहनी भाग है। कैसरकाओं में त्वचा का रंग मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। किसके? मेलेनिन वर्णक के कारण होता है कोशिकाओं में त्वचा का रंग। अगला चलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है। इंडो जो होता है अंतःस्रावी तंत्र चलेंगे हम लोग। कैसरकी तंत्र में शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियमन। तंत्रिका तंत्र में अतिरिक्त अंतःस्रावी तंत्र होता है। मनुष्य में कुल 9 अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पीयूष ग्रंथियाँ, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस, पीनियल ग्रंथ, जनद और हाइपोथैलेमस। कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है। कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। पहला है नर जनन तंत्र। पहला कौन से? नर जनन तंत्र जो होता है। चलेंगे, नर जनन तंत्र की बात करते हैं हम लोग। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर जनन तंत्र। ठीक है। पहला इसमें वृषण देखेंगे, जिसे टेस्टिस कहा जाता है। वृषण ये होता है वृषण। ठीक है। वृषण ये प्राथमिक जनन अंग है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 10 नहीं। ठीक है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, जिससे पर शुक्राणु का निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई शुक्रजनन नलिकाएँ होती हैं। देख रहे हैं ना, ये शुक्रजनन, ये नलिकाएँ होती हैं, ये नलिकाएँ होती हैं, ये वृषण होता है। ठीक है। शुक्रजनन नलिकाएँ होती हैं। शुक्र नलिकाओं में शुक्रजननी कोशिकाएँ शुक्राणु बनती हैं। ये जो होता है सस्टेटेंकुलर कोशिकाएँ या सर्टोली कोशिकाएँ जो शुक्राणु कोशिकाओं के पोषण प्रदान करती हैं और उपस्थित होती है इसमें। ठीक है। वृषण में स्थित जो होता है लीडिंग कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है। जिससे हार्मोन का स्रवण करती हैं, हार्मोन्स का स्रवण करती हैं। शुक्र जो होता है वाहिकाएँ, उन्होंने करेंगे शुक्रवाहिकाएँ जो होती हैं
वो विषण शुक्राणु को वृक्क के मध्य वृक्क नलिका के ले जाने का कार्य करती हैं, वृक्क नलिका के ले जाने का कार्य करती हैं। देख लीजिए विषण में। आगे देखेंगे एपी, नोट करेंगे एपिडाइमिस और शुक्रवाहिकाओं का समूह होता है जिसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। शुक्रवाहिनी जो होता है एपिडिडाइमिस में जो होता से निकलती हैं, नोट करेंगे एपिडिडाइमिस से निकलती हैं, मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलकर शुक्राशय बनाती हैं। क्या करती है? शुक्राशय बनाती हैं। शुक्राणुओं का संग्रह तथा चालन करती हैं। शुक्राशय जो होता है छोटी थैलीनुमा रचना है जो मूत्र मार्ग में खुलता है, जो मूत्र मार्ग में क्या करता है? खुलता है। ठीक है। शुक्राशय जो होता है, नोट करेंगे शुक्राशय शुक्राणु के लिए कुंड नहीं होते हैं परंतु श्यान द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? श्यान द्रव्य बनाते हैं। ये शुक्राणु को संचरण और पोषण प्रदान करता है। ठीक है। प्रोटिस्टा ग्रंथ में स्रावित जो क्षारीय द्रव होता है ये वीर्य का मुख्य भाग बनता है। ठीक है। प्रोटिस्टा ग्रंथ में जो स्रावित द्रव क्षारीय होता है वो वीर्य का जो होता है, स्रावित द्रव जो होता है वीर्य का मुख्य भाग जो होता है बनता है प्रोटिस्टा ग्रंथ में। ठीक है। आगे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन में, देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन में। ठीक है। ये अंडवाहिनियाँ, अंडाशय, गर्भाशय है, ये आपका क्या गर्भाशय है, ये जो होता है युवा ग्रीवा है और जो होता है ये यौन है। ठीक है। अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग है। अंडाशय क्या हो? ओवरी जिसे कहा जाता है, मादा का प्राथमिक मादा जनन अंग माना जाता है। ठीक है। अंडाशय में परिधि और ग्रीविकाएँ पुटिकाएँ होती हैं जिससे अंडाणु का निर्माण होता है, जिससे अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ पर दिख लीजिए ये अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडे या लिंग हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं। नोट करेंगे ये अंडे और लिंग जो होते हैं हार्मोन्स क्या? प्रोजेस्टेरोन, नोट कर लीजिए प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अंडवाहिनियाँ जो होती हैं फेलोपियन नलिका के मुख्य पर जो होता है कीप आकार की फेम्ब्रिएट कीप होती है। क्या होती है? फ्रेम्ब्रेटेड कीप होती हैं। देख रहे हैं ना। इसके बाद मादा कुंडलित भाग जो होता है फैलोपियन नलिका कहलाता है। मादा का जो कुंडलित भाग होता है फैलोपियन नलिका कहलाता है। इसके देख लेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे गर्भाशय में जो होता है भ्रूण, ठीक है, प्यूटस प्लेंटा के द्वारा जो होता है पेशी झिल्लियाँ नलिका होती हैं। नोट कर लीजिए गर्भाशय में भ्रूण प्लेंटिस प्लेटा के द्वारा पेशी नलिका होती हैं। मादा में जनन चक्र, हेडिंग डालिए। प्राइमेट्स में रजोधर्म चक्र, मादाओं में इसे मादा चक्र कहते हैं। ठीक है। प्राइमेट्स में इसे रजोधर्म चक्र कहा जाता है। ठीक है। रजोधर्म चक्र कहा जाता है या तो तथा अन्य मादाओं में जो होता है मध्य चक्र भी कहते हैं। रजोधर्म चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, क्रम, प्रसारी, स्रावी और मासिक अवस्था। ठीक है। आगे देखेंगे बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण उपाय जनसंख्या वृद्धि रोकने के प्रभावकारी साधन है। जन्म नियंत्रण करने की वैज्ञानिक विधियां निम्न होती हैं। पहला होती है गर्भ निरोधक वस्तुओं का प्रयोग, जैसे यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियां में कंडोम, डायाफ्राम, अंतःगर्भाशय विधि ठीक का प्रयोग किया जाता है। अंतःगर्भाशय विधि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधियां में जैसे जेली, फोम, क्रीम, मुख्य गोलियां जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मालाडी आदि का रासायनिक में प्रयोग किया जाता है। गर्भपात जो था चिकित्सीय समापन, ठीक है, नसबंदी, ये किसके द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। आगे देखेंगे बेसेक्टॉमी पुरुषों में नसबंदी कहलाता है। पुरुषों में नसबंदी क्या कहलाता है? नोट करेंगे बेसेक्टॉमी कहलाता है। बेसेक्टॉमी कहलाता है या बेसेक्टोमी कहलाता है। और जो होता है नोट करेंगे ट्यूबेक्टॉमी जो होता है स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसेक्टॉमी जो होता है पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, ट्यूबेक्टॉमी जो होता है स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है। प्राकृतिक उपाय का है क्रम प्रसारी अवस्था, स्रावित प्रसारी अवस्था। ठीक है। कम प्रसारी में जो होता है पीएससी पुटिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। इस अवस्था को अंतराल 10 से 12 दिन तक होता है। स्रावित अवस्था कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का स्रावण करता है। इस अवस्था का अंतराल जो होता है 12 से 14 दिन तक होता है। ठीक है।
मासिक अवस्था की हम बात करते हैं। ये पुराने मासिक चक्र के अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था को मासिक अवस्था कहा जाता है। यह अंडाणु निषेचित नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाता है। ठीक है। एंडोमेट्रियम टूटने से रुधिर का स्राव होता है और ये लगभग 5 दिन तक चलता रहता है। ठीक है। परखनली शिशु क्या होती है, देख लीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबीज। परखनली शिशु एक ऐसी विधि है जिसमें निषेचन माँ के गर्भाशय से बाहर परखनली में होता है। इस विधि में भ्रूण को 32 कोशिकाएं अवस्था में किसी प्रतिनिधि माता के गर्भाशय में अगले विकास के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है। संसार का सर्वप्रथम परखनली बच्चा लुइस जे ब्रायन नामक लड़की है जिसका जन्म 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। संसार का सर्वप्रथम परखनली बच्चा जो होता है लुइस जॉय ब्राउन नामक एक लड़की जिसका जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। जेनेटिक्स हेडिंग डाली, जेनेटिक्स। जोहानसन का नाम सुने होंगे। जोहानसन 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। विलियम वेब्सन का नाम सुने होंगे। 1905 में आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। जोहानसन 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द कहा इसे, जिसे जेनेटिक बना, और विलियम्स वेब्सन ने 1905 में इसे आनुवांशिकी जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किया था। आनुवांशिकी लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाला रचना जीन या कारक कहलाती है। नोट करना, आनुवांशिकी लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाला रचना क्या कहलाती है, जीन या कारक कहलाती है। ठीक है। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ही जीन में 2 या 2 से अधिक जो होता है एलील कहलाते हैं। एक ही जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्प एलील कहलाते हैं। एक जोड़ी लक्षणों को लेकर कराया गया क्रॉस एक संकर क्रॉस या 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर कराया गया क्रॉस द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। ठीक है। सुजनिक वंशागत नियमों का पालन का मानव जात को सुधारना होता है, सुजनिक कहलाता है। यूफेनिक्स चिकित्सा इंजीनियरिंग द्वारा दोषपूर्ण ऊतकों और सजीवों को सुधार करना यूफेनिक्स कहलाता है। ठीक है। सौर नोट करेंगे, सौ परिवेशिक। ठीक है। इसे हम कहते हैं यूथेनिक्स कहते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं, यूथेनिक्स। यूथेनिक्स जो होता है उत्तम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना कर मानव को समाज में सुधारना। ठीक है। इसे क्या जाता है, यूथेनिक्स कहलाता है। विषम युग्मी F1 पौधों को समयुग्मी प्रभावों को जनक क्रॉस में क्रॉप प्रतीप संकर कहलाता है। ठीक है। ये तो आप जानते हैं, लेकिन जो होता है नीचे जो होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यह देख लीजिए। डच वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रीज, जर्मन वैज्ञानिक कार्ल कैरेसन, ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक सरमाक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के निष्कर्षों को पुनः वर्णन किया है। इसके 3 नियम दिए हैं। पहला दिए हैं प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्रता अभिवन के नियम। ठीक है। मेंडल के 3 नियम दिए गए हैं। ठीक है। स्वतंत्र रूप से मेंडल के निष्कर्षों का पुनः वर्णन किया एवं 3 नियम दिए। ठीक है। कौन कौन से नियम दिए थे ह्यूगो डे व्रीज ने, और ह्यूगो डे व्रीज जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल कैरेसन और ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक सरमाक। 3 नियम कौन दिए, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्रता अभिवन का नियम दिए थे। ठीक है। आगे देखेंगे, बहुविकल्पता में देखेंगे। मेंडल के अनुसार जीन 2 ही विकल्प रूप में होते हैं, परंतु एक जीन में जो होता है लोकस पर 2 से अधिक एलील हैं, 2 से एलील हो सकते हैं। बहुविकल्पी या प्रक्रिया बहुविकल्पता कहलाती है। जैसे मनुष्य में रुधिर जो होता है समूह ए बी और ओ के लिए जो होता है, ठीक है, 3 एलील होते हैं जो एक ही फोकस पर होते हैं। लैंड स्टीनर और बीनर ने होता रीसस नामक बंदर में RH एंटीजन की खोज किया था। नोट कर लीजिएगा, लैंड स्टीनर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बीनर, लैंड स्टीनर और बीनर ने जो होता है रीसस नामक बंदर में RH एंटीजन की खोज किया था। ठीक है। यदि पिता का रुधिर RH पॉजिटिव है और माता का RH निगेटिव हो तो प्रथम संतान समान होगी, परंतु इसके बाद जो होता है नोट करेंगे
इरिथ्रोब्लास्टोसिस नोट करेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस नोट करेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस नोट कर लीजिए इसका नाम, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। फेटिलिस्ट के कारण जो होता है मृत हो जाएंगे। पहला संतान तो सुरक्षित होगा, लेकिन इसके बाद जो होता कोई भी बच्चा अगर पैदा होता मर जाएगा, अगर पिता का RH पॉजिटिव है, माता का RH निगेटिव है। समानतः AB रुधिर को सार्वत्रिक ग्राही माना जाता है। AB जो होता है सार्वत्रिक ग्राही होती है, ठीक है, नोट कर लें, AB सार्वत्रिक ग्राही होती है। O रुधिर समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। यह यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, जिसे O रुधिर समूह ही सार्वत्रिक दाता होता है, ठीक है, जबकि O रुधिर समूह नहीं है। याद रखना, O पॉजिटिव रुधिर समूह नहीं है, O पॉजिटिव रुधिर समूह नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, छोड़ दीजिए इसको, ये तो आप यहाँ से क्वेश्चन PCS में पूछा गया है, देखेंगे यहाँ से। वर्धानता, कलर ब्लाइंडनेस तथा हीमोफीलिया मानव लिंग संलग्नता के उदाहरण बहुत दोनों। वर्धानता क्या होता है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है लाल हरे पीले को भेद नहीं कर पाता है, तो इसमें जीन जो होता है X गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो अप्रभावी होता है। जब एक वर्धांत स्त्री का विवाह एक समान पुरुष से करा दिया जाता है तो उसमें उत्पन्न संतानों में पुत्रों में वर्धानता के गुण होंगे, जबकि पुत्रियों में वाहक होंगी, ठीक है। पुत्रियों में क्या होंगे? समान होंगी, वाहक होंगी। देखिए, जब एक माता वर्धानता से ग्रसित है और पुरुष से जो होता है एक समान पुरुष से अगर विवाह हो जाते हैं तो पुत्रों में, जब पुत्रियां तो समान होंगी लेकिन पुत्रों में वर्धानता का बीमारी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पुरुष में जो होता है X होते हैं, पुरुष में जो होता है XY होते हैं, माता में XX गुणसूत्र होते हैं। तो जब X और X मिलेगा तो XX का निर्माण हो जाएगा, तो ये माता का जैसा ऐसा होगा तो ये समान हो गया। लेकिन माता का X मिल गया और पिता का Y, तो XY ये पुरुष पैदा हुआ, तो माता का ये गुणसूत्र क्या होगा? पुत्र पर प्रभावी हो जाएगा, तो ये वर्धानता का शिकार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। हीमोफीलिया, इसे ब्लीडर रोग या ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, बहुत देर में बनता है। लगातार रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। यह रोग अप्रभावी X संलग्न जीन के कारण होता है, ठीक है। ये सबसे पहले ब्रिटेन में देखा गया था, ठीक है, वहाँ की महारानी को हुआ था। ये हीमोफिलिक पुरुष का विवाह समान स्त्री से कराया जाए तो उसकी सभी पुत्रियां वाहक, जबकि पुत्र समान होंगे, ठीक है। पुत्रियां जो होती है इसकी वाहक होंगी, पुत्र जो होता है इसमें समान होंगे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। ये तो लिंग का निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन तो आप जानते हैं कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, फिलहाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। वे गुणसूत्र जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से किसी जीव का लिंग प्रदर्शित करता है लिंग गुणसूत्र, या इसे हम एलोसोम कहलाते हैं। इसके अलावा गुणसूत्रों को ऑटोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहा जाता है। कहने का मतलब होता है 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम होते, एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग के निर्धारण होता है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 22 ऑटोसोम से जिसमें कह रहा ऑटोसोम या एलोसोम कहलाते हैं या गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 22 जोड़ी जो होता है ऑटोसोम होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, एक जोड़ी जो होता है लिंग का निर्धारण होता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो मनुष्य से या स्त्री से सीधे चले जाते हैं। एक गुणसूत्र जो होता है पुरुष के द्वारा जो होता है गुणसूत्र जो आता है, यही एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है स्त्री मनुष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि पुत्र की प्राप्ति होगी कि पुत्री की प्राप्ति होगी, ठीक है। ऑटोसोम से 22 जोड़ी ऑटोसोम, तो एक जोड़ी होती है सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। एक जोड़ी ये जो होता है लिंग का निर्धारण करता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है लिंग का निर्धारण करता है, 22 जोड़ी ऑटोसोम कहलाते हैं। X गुणसूत्र को हेकिंग, जबकि Y गुणसूत्र को जो होता है स्टीवेंस, ठीक है, स्टीवेंस ने 1891 में खोजा था। सटन और विबोरी 1902 में गुणसूत्र द्वारा वंशागत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। मानव निषेचन में गुणसूत्र X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है। युग्मन जो होता है XS तो लड़की होगी, अभी हमने बता दिया। Y गुणसूत्र मिलेगा तो XY हो जाएगा तो लड़का होगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। आगे चलेंगे।
लास्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जैव विकास। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो था 404.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जीव की उत्पत्ति बताया जाता 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, पृथ्वी पर जो था जीवन अवधि जो था 4.6 अरब वर्ष को जो होता है भूवैज्ञानिक समय कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस लैमार्कवाद में एक एक लाइन पढ़ते हैं हम लोग। लैमार्कवाद, ठीक है, लैमार्कवाद किसे कहा जाता है? लैमार्क ने 1809 में फिलोसफी जोलॉजिकल नामक पुस्तक, नोट करेंगे, फिलोसफी जोलॉजिकल नामक पुस्तक में उपार्जित लक्षण के वंशगत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अंगों का उपयोग का उदाहरण लैमार्क ने सांपों में दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो अंग का आप उपयोग करते हैं उनका कार्य तो करेंगे, जब अंग का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, वह लुप्त हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लैमार्क की सबसे बड़ी आलोचना जर्मन वैज्ञानिक बीजमान ने की थी। उन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटकर आपस में प्रजनन कराया, लेकिन किसी भी पीढ़ी में पूंछविहीन चूहे उत्पन्न नहीं हुए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जर्मन वैज्ञानिक बीजमान ने जो होता चूहे की पूंछ को काट देते थे, और चूहे की पूंछ के काट देते तो वो 21 पीढ़ियों तक ले जो होता है उन्होंने क्या कर दिया, कराया, लेकिन किसी भी जो होता पीढ़ी में चूहे जो होते हैं लुप्त, पूंछ उनकी लुप्त नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लैमार्क की आलोचना करें। बीजमान ने 1886 में जनन द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जनन द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत जो होता है प्रतिपादित, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखेंगे डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक है जातियों का अभ्युदय, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, विकासी सिद्धांत की व्याख्या की थी। नोट करेंगे, विकासी सिद्धांत की व्याख्या की थी। डार्विन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या डार्विनवाद के रूप में जाना जाता है। विकास के विषय में उनकी व्याख्या के आधार पर HMHL बीगल नामक साहब ने एक समुद्री यात्रा के समय प्राकृतिक अवलोकन और माल्थस जनसंख्या सिद्धांत था। ठीक है, क्या माल्थस जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। पक्षियों का उद्गम जूरासिक काल में हुआ था। नोट करेंगे, पक्षियों का उद्गम किसके काल में, जूरासिक काल में हुआ था। डार्विनवाद मुख्यतः प्रचुर संतान उत्पत्ति, जीवन संघर्ष और प्राकृतिक चयन पर आधारित है। नोट कर लीजिएगा, डार्विनवाद मुख्यतः प्रचुर संतान उत्पत्ति के बारे में बताता है, जीवन संघर्ष के बारे में बताता है और प्राकृतिक चयन पर आधारित बताया जाता है। ठीक है, इसमें जिराफ उराफ का उदाहरण डार्विनवाद ने दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे, चलिए तो समजात अंग, समजात अवशेषी अंग, ये तो चीज़ें आप जो होता PDF भेज देंगे, पढ़ लीजिए। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे कैसे। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नोट करके पहला क्वेश्चन जो था, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप कौन कौन से हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं। चना भी है। ठीक है, चौलाई भी है। ठीक है, तितपतिया घास ये नहीं है, पालक भी नहीं है, नाइट्रोजन में पालक नहीं बल्कि लोहा पाया जाता है, कुल्फा भी नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या है, पालक आप जानते हैं इसमें लौह की मात्रा होती है फेरेन, नाइट्रोजन नहीं होता, तो छठा नहीं है, तो पहला विकल्प ए भी नहीं हो सकता, विकल्प ए भी नहीं हो सकता, इसमें भी छठा है। ठीक है, अब देखेंगे तिपतिया घास जो होती है, तिपतिया घास जो होता देख रहे हैं क्लोवर कहलाता है। तिपतिया घास में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसका मतलब चौथा भी नहीं, जिसमें चौथा है वो भी नहीं होगा। ठीक है, जिसमें चौथा है, नहीं तिपतिया घास नहीं, चौलाई में नहीं पाया जाता। तिपतिया घास में तो पाया जाता है, चौलाई में नहीं पाया जाता। ठीक है, चौलाई में नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें दोनों में तितपतिया घास, चौलाई में। एमरंथ अंग्रेजी में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक गलत हो जाता है, एमरंथ और क्लोयर। ठीक है, तो पहला विकल्प मारिएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा 1, 3 और 4। आगे चलें,
आगे देखेंगे, कह रहा प्रावैविक या इसमें कहा जाता प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बजे। प्रोबायोटिक्स जो था प्राजैविक जीवाणु इष्ट दोनों के बने होते हैं, सही है। प्राजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य होते हैं किंतु नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नाल में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? खाए जाने वाले जीव अगर होते हैं तो आहार नाल में जरूर पाए जाते हैं, ये गलत है। प्राजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, सही है। प्रोबायोटिक्स पाचन में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी है। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ देखना कैसे क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित फसलों में कौन से एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भव स्रोत होता है? कौन सा होता है? गन्ना। नोट करेंगे, याद रखिए गन्ना। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भव स्रोत होता है। कौन सा? गन्ना। नोट करेंगे, गन्ना। आगे चलेंगे, चलिए। डीएनए बारकोडिंग किसका जो था उपसाधन हो सकता है? किसी पादप प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए हो सकता है। समान दिखने वाले प्रजातियों की भिन्नता जानने के लिए हो सकता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए हो सकता है। डीएनए हमने बताया ना, डीएनए आप जानते हैं, इसमें तो आपको सारे विकल्प सही हैं, ठीक है। डीएनए का प्रयोग बहुत जगह हो सकता है, अगर नहीं पता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो होता है किसी पादप या प्राणी की, पादप दे दिया, सॉरी प्राणी होता पादप दे दिया यहाँ पर, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकी रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडों अंतःप्रात इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता के संतान में जाने से रोका जा सकता है, सही है। किसी संतान में सूत्रकणिका रोग अनुवांशिक रोग से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से जाता है, ये भी सही है। अनुवांशिकी रोग जो होता है कौन सारे अनुवांशिकी रोग के वाहक जो होती हैं माता होती हैं, पिता नहीं होते हैं, ठीक है। XX गुणसूत्र समान होते हैं, पिता नहीं बल्कि माता होती है अनुवांशिकी रोगों के वाहक, ठीक है। 1 और 3 जो होता सही है। आगे चलें, 2-4 क्वेश्चन है, आगे चलें। अगला है एडिनोवायरस में एकल तंतु डीएनए सहसंजीन अर्थात जीनोम होते हैं, जबकि जो था रेट्रोवायरस में द्विकुंडलित डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, ठीक है, जीनोम होते हैं। गलत है, ये गलत है। कभी कभी सामान्य जुकाम एथिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स जो होता है रेट्रोवायरस के कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा भी सही है, दूसरा सही है, जबकि एड्स जो होता है रेट्रोवायरस के कारण होता है, ठीक है, दूसरा सही है। अब देखिए टेस्ट सीरीज आपका जो होता है, आप पहले साइंस को जो होता पढ़ लीजिए। साइंस पढ़ने के बाद जो होता है पहले साइंस पढ़ लीजिए। टेस्ट सीरीज जो होता है इसमें हम 20 क्वेश्चन बनाए हैं, तो 20 प्रश्नों को बनाए हैं, तो इसमें 20 प्रश्न नहीं। अब हम इसमें जो होता है आरओ के प्रश्न भी डालेंगे, तो कम से कम जो होता है 150 क्वेश्चन इसको बनाते हैं साइंस का। जब ये साइंस का 150 क्वेश्चन हो जाएगा तब इसमें जो होता है हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का, ठीक है। तो इसमें आधे क्वेश्चन नहीं, पहले आप साइंस को पढ़ लीजिए पूरे, इसके बाद जो होता है फिर बताएं। आप टेस्ट मारेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो अगर नए हैं चैनल पर शेयर करिएगा। आपको शाम को इवनिंग टाइम जो होता है अभी भौतिकी विज्ञान आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो होता है साइंस का MCQ क्वेश्चन जो होता है दोपहर तक आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।